पर क्या करेंगे, विल डू वन थिंग कि आप लोगों का यहाँ पर हम लोग फिर से एक सेल लेंगे जो G1 फेज में है और उसके बाद हम लोग उस पार्टिकुलर सेल में मियोसिस को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो फॉर एग्जांपल दिस इज अ सेल विच इज देयर इन G1 फेज। ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है सर, ये हो गया हमारा सेंट्रियोल इन द केसेस। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, इसमें ज्यादा क्रोमोसोम नहीं बनाएंगे, हम सिर्फ 2 क्रोमोसोम्स बनाएंगे। एक ये क्रोमोसोम नंबर 1 है और ये दूसरा उस क्रोमोसोम नंबर 1 का होमोलोगस क्रोमोसोम है। ठीक है, तो वी ओनली हैव 2 क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम है, दोनों क्रोमोसोम नंबर 1 है, ये 1 है, ये मान लीजिए 1' से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। तो हम लोग इसीलिए क्या लिखेंगे कि ये जो सेल है जो G1 फेज में है ये ऑब्वियसली एक डिप्लॉइड सेल है और उसको हम 2n से रिप्रेजेंट करेंगे और जो इसका डीएनए कॉन्सेंट्रेशन है उसको 2c से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या देखते हैं नेक्स्ट कि ये जो पार्टिकुलर सेल है वो S फेज में एंटर करता है और जब ये S फेज में एंटर करेगा तो उसके साथ क्या चेंजेस होंगे उन चीज को हम नोटिस करेंगे। तो हम लोगों का जब ये S फेज में एंटर करेगा तो हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर कि आपका सबसे पहला चीज जो सेंट्रियोल है उसका डुप्लीकेशन हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सेंट्रियोल जो है आपका वो डुप्लीकेट हो जाएगा। एस फेज का सबसे पहला प्रॉपर्टी कि सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन देखने को मिलता है हम लोगों को। ऑन द अदर हैंड जो आपका क्रोमाटिन नंबर 1 था वो डुप्लीकेट हो जाएगा यहाँ पर और जो उसका कॉपी था क्रोमाटिन नंबर 1 का वो भी डुप्लीकेट हो जाएगा। ठीक है, विच मीन्स कि यहां पर जो डीएनए का कॉन्सेंट्रेशन है वो 4c हो चुका है। जी वैल्यू को अभी हम नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि हम उसको प्रोफेज के टर्म पे लिखते हैं सर। नाउ कमिंग टू एस फेज के बाद हमारे पास आता है G2 फेज। ना ऑब्वियसली बात है G2 फेज में कोई चेंजेस नहीं होंगे तो हम उसको नई डायग्राम बना रहे हैं। नाउ वी गोना एंटर इनटू मियोसिस और मियोसिस में हम एंटर कर रहे हैं आपका कौन सा, तो मियोसिस 1 के केस में। और अगर मैं मियोसिस 1 का बात करूं तो इनसाइड मियोसिस 1 वी विल हैव द प्रोफेज। तो हम प्रोफेज 1 में एंटर कर रहे हैं और हमको पता है प्रोफेज 1 हमारा डिवाइड होगा 5 डिफरेंट फेजेस में। तो हम लोग सबसे पहला जो फेज होता है वह लेप्टोटीन फेज जिसके अंदर एंटर करेंगे सर। ना अगर हम लेप्टोटीन फेज का बात कर रहे हैं तो यहां पर क्या क्या चेंजेस होंगे वो चीज को अंडरस्टैंड करते हैं हम सर। पहला चीज कि यहां पर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो वैसे का वैसा ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। सेंट्रियोल अपने ओरिजिनल पोजीशन से अभी तक मूव नहीं किया होगा, वो वहां का वही है। ठीक है, सो ये डिफरेंसेस है हमारा माइटोसिस से। नेक्स्ट चीज हम क्या देखते हैं कि यहां पर हमारा जो क्रोमाटिन आया था वो क्रोमाटिन कंडेंस हो जाएगा। तो क्रोमाटिन कंडेंस इनटू क्रोमोसोम। ठीक है, वो किस में कंडेंस होता है सर, तो वो क्रोमोसोम में कंडेंस हो जाता है। क्रोमोसोम में कंडेंस होने की वजह से क्या होगा कि हम लोग इसको अगर देखेंगे क्रोमोसोम में कंडेंस होते समय, तो हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि हमारा ये जो 2 क्रोमाटिन है वो एक क्रोमोसोम में जाएगा, ये 2 क्रोमाटिन एक क्रोमोसोम में जाएगा सर। और ये कैसे प्रेजेंट होंगे, तो ये कुछ इस तरीके से हमको देखने को मिलेंगे आपके। ठीक है, ये एक क्रोमोसोम है हम लोगों का। फॉर एग्जांपल इसको थोड़ा और अच्छे से बना देते हैं। दिस इज 1 क्रोमोसोम जो ये दो ब्लैक क्रोमाटिन से बना हुआ है सर, और ये हमारा दूसरा क्रोमोसोम है जो हम लोगों का रेड क्रोमाटिन का बना हुआ है सर। तो ऑब्वियस सा बात है, अगर आप चाहें देखना इसमें तो एक चीज दिखाते हैं हम आपको। तो ये जो इसमें होगा, इसमें हम लोगों को क्या मिलेगा, अंदर में एक ये क्रोमाटिन मिलेगा, एक ये क्रोमाटिन मिलेगा, तो 2 क्रोमाटिन इसमें होंगे। वैसे ही 2 क्रोमाटिन हम लोग किसमें देखने को मिलेंगे, दूसरे वाले क्रोमोसोम में भी देखने को मिलेंगे। अभी एक चीज स्पेशलिटी देखिए हम लोगों का यहाँ पर कि क्रोमाटिन जो कंडेंस हुआ है क्रोमोसोम में are attached to
किस चीज से अटैच है? तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच है सर। सो दे आर अटैच टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ना एक इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे सर कि अगर आप बोल रहे हैं कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच है, तो क्या मैंने ये क्रोमोसोम को इस साइड बनाया? क्या नहीं बनाया। चाहता तो बना सकता था, मैं अपने क्रोमोसोम को इस साइड भी बना सकता था, अटैच दिखा सकता था, पर नहीं बनाया। नहीं बनाने का रीजन है सर, नहीं बनाने का रीजन क्या है कि क्रोमेटिन जो होता है जब क्रोमोसोम में कन्वर्ट होता है वो हमेशा उस साइड में अटैच करता है जहां पर सेंट्रियोल होते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे? अटैच टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूवर्ड्स सेंट्रियोल साइड। ऐसा नहीं है कि वो किसी भी डिफरेंट साइड से जाके अटैच हो जाएगा, वो हमेशा उसी साइड पे अटैच होगा जहां पर सेंट्रियोल होगा। नाउ इस स्टेज में इस सेल को एक और नाम से जाना जाता है जो कि क्या है? बुके स्टेज। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? बुके स्टेज बोलते हैं। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बुके स्टेज। बुके स्टेज क्यों बोला जा रहा है इसको? तो अगर आप एक फ्लावर का बुके देखते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं? आपका एक बेस होता है, वो बेस को यहाँ पर सेंट्रियोल रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्लावर्स को हमारा क्रोमोसोम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये जो एम्प्टी स्पेस है ये हमारा वो प्लास्टिक है जिसको हम लोग देखते हैं इनका केस ऑफ अ फ्लावर बुके। So that's why this is known as bouquet stage. Now how many centromere do we have here? So we have two different centromere. We have started with two different chromosomes. So the G value will be twice n here. तो यहाँ पर भी हमारा G value क्या होगा? twice n हो जाएगा, and C होगा 4C, जो कि अनचेंज रहेगा जब तक हम लोगों का प्रोफेज चलेगा। ठीक है, तो हम दोबारा नहीं लिखेंगे, लेप्टोटीन में लिख दिया मतलब बाकियों में भी वैसा ही होगा। नाउ नेक्स्ट फेज में हम जाते हैं। नेक्स्ट फेज का नाम है जाइगोटीन फेज। नाउ जाइगोटीन फेज में क्या क्या चेंजेस होंगे हम उनको ऑब्जर्व करने का कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए ये हमारा एक सेल है, ठीक है, अगर हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं तो स्टिल द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज स्टिल द सेम, नो चेंजेस हैव बीन सीन देयर। इफ आई एम चेकिंग द सेंट्रियोल, दे आर स्टिल इन द सेम पोजीशन, नो चेंजेस हैव बीन सीन इन दैट आल्सो। वो हमेशा अभी भी एक ही पोजीशन पे। द ओनली चेंज विच विल हैपन हियर, जो चेंज होगा हम लोगों का वो क्या है कि ये जो क्रोमोसोम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच थे ये सेपरेट हो जाएंगे। ओके, और क्या देखने को मिलेगा हम लोगों को कि ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, जितने भी होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं हमारे एक सेल में, ये क्या करेंगे? ये एक दूसरे से फ्यूज हो जाएंगे। ओके, दे विल फ्यूज विद वन अनदर। तो अगर हम लोग इस फेज का बात करें तो मेन प्रॉपर्टी क्या है इस फेज का कि होमोलोगस क्रोमोसोम fuse to each other, fuse with each other। ना ये चीज इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहीं से बनता है, तो याद रखेंगे, ये अच्छे समझेंगे। फ्यूज टू ईच अदर टू फॉर्म। ना अगर आप इस स्ट्रक्चर को देख रहे हैं तो कितने क्रोमोसोम फ्यूज हुए? 2 हुए। 2 क्रोमोसोम फ्यूज होके एक पार्टिकुलर स्ट्रक्चर मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हाँ सर, मिल रहा है? यस सर। यस ओके, सर। तो हम इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं बाइवेलेंट। दिस पार्टिकुलर स्ट्रक्चर इज नोन एज बाइवेलेंट। ना एक इंपॉर्टेंट चीज अगर आप देखेंगे सर यहाँ पर, तो अगर मैं आपको शो करूं तो हमें पता है कि हर क्रोमोसोम में हम लोगों का क्या मिलता है? 2 क्रोमेटिन का प्रेजेंस होता है। एक ये रहा फॉर एग्जाम्पल, और दूसरा ये रहा। ठीक है, तो वैसा ही रेड वाला यहां पर होगा सर। रेड वाले में भी वैसे ही हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे? टोटल नंबर ऑफ क्रोमेटिन कितने होंगे सर यहाँ पर? 4। तो इसीलिए इसको एक और नाम दिया जाता है बाइवेलेंट के साथ, टेट्राड। टेट्राड क्यों पड़ा? क्योंकि 4 क्रोमेटिन हम लोगों के प्रेजेंट थे सर। उसके साथ एक और नाम और दिया जाता है जो हम लोग को याद रखना है, क्या है? सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। इस बार नीट में एक क्वेश्चन आया सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स को लेके, और एक क्वेश्चन आया लेप्टोटीन जाइगोटीन वगैरह को लेके। ओके,
तो यहां से क्वेश्चन बनता है, तो ये मत भूलो। नाउ नेक्स्ट चीज हम क्या बोल रहे हैं कि होमोलोगस क्रोमोसोम फ्यूज विद ईच अदर टू फॉर्म बायोवेलेंट टेट्राड और साइनोप्टेनिमल कॉम्प्लेक्स एंड द प्रोसेस, ठीक है, और ये प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है साइनेप्सिस। दिस पार्टिकुलर प्रोसेस इज नोन एज साइनेप्सिस। इज इट क्लियर बाबू? टेक अ स्क्रीनशॉट इफ इट्स क्लियर। हो गया वो? Yes, sir. What is the G value in zygote? अब बाबा What is the G value in zygote? बाबू आपका आवाज ही नहीं आ रहा है। Sir, what is the G value in zygote? सेम रहेगा सर, वो चेंज नहीं होगा, इसीलिए हम दोबारा नहीं लिख रहे हैं। दैट विल बी गॉन सेम ट्वाइस एन, बिकॉज अभी भी सेंट्रोमियर एक दूसरे से अलग ही है सर, फ्यूज नहीं हुए सेंट्रोमियर। यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है सर, वो फ्यूज नहीं हो रहा है सर। एंड सी वैल्यू क्या आएगा, 4C रहेगा सर, वो सेम रहेगा, इसीलिए उसको बार बार नहीं लिख रहे सर। चलिए आगे चलते हैं हम। तो जाइगोटीन के बाद अगर हम सर नेक्स्ट चीज का बात करें तो वी टॉक अबाउट पैकेटिन फेज सर। ओके, लेट अस सी व्हाट विल हैपन इन पैकेटिन फेज। सो अगर हम पैकेटिन फेज का बात करें सर, तो सेल को अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो ज्यादा डिफरेंसेस नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अभी भी वैसे का वैसा ही रहेगा। सेंट्रियोल विल बी स्टिल प्रेजेंट ऑन द सेम साइड, वो अभी भी हमारा सेम साइड पे है। खाली जो चीजें यहाँ पर होंगी उनको हम डिस्कस करते हैं। तो हम अगर पैकेटिन फेज का बात करें ना, पैकेटिन फेज में क्या होता है, इन दिस फेज recombination nodules are formed. Okay, what happens in this phase? Recombination nodules are formed, and if we are talking about this recombination nodules, what happens here is they contain recombinase enzyme. This particular recombination nodule contains recombinase enzyme. Okay, now this recombinase enzyme helps in what? So which help in exchange of gene in नॉन सिस्टर क्रोमाटिड। ठीक है, जो किस चीज में हेल्प करेगा, नॉन सिस्टर क्रोमाटिड में जीन्स को एक्सचेंज करने में हेल्प करेगा। तो हम अगर यहाँ पर इसी स्ट्रक्चर को फिर से देख रहे हैं सर, तो यहाँ पर अब क्या होगा वो चीज को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। तो देखिए, एक क्रोमाटिन हमारा इस साइड में रहेगा, ठीक है, दूसरा क्रोमाटिन हमारा जो इस साइड में है उसका कुछ पोर्शन ब्लैक वाले में चला जाएगा एक्सचेंज होके, एंड ब्लैक वाला जो क्रोमाटिन हमारा इस साइड है उसका कुछ पोर्शन हमारा एक्सचेंज होके रेड वाले में चला आता है। ठीक है, और ये कौन करवाता है, ये कराता है रिकॉम्बिनेज एंजाइम। और ये जो पोर्शन है जहां पर ये हो रहा होगा, फॉर एग्जाम्पल दिस पोर्शन, इस पोर्शन को बोला जाएगा रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। ठीक है, एंड ये प्रोसेस जो है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग देखते हैं। एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। इस पार्टिकुलर प्रोसेस को क्या बोला जाता है,
क्रॉसिंग ओवर बोला जाता है। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्रॉसिंग ओवर किस पार्टिकुलर फेज में होता है, ठीक है, कौन सा पार्टिकुलर एंजाइम करवाता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेज एंजाइम किस पार्टिकुलर फेज में होता है, जब पैकेटिन फेज में हम लोगों को देखने को मिलता है। आफ्टर पैकेटिन फेज द फेज विच वी हैव इज नोन एज डिप्लोटीन फेज। इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखिएगा, इसी पे क्वेश्चन आया था, डायरेक्ट 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, इस बार डिप्लोटीन फेज पे क्वेश्चन क्या था वो भी बताएंगे हम आपको। तो यहां पर हम लोग का क्या होता है, अगर हम लोग आपके सेल को ऑब्जर्व करें, दिस इज द सेंट्रियोल, स्टिल नॉट प्रॉब्लम फॉर दिस, स्टिल कोई इशू नहीं है। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एज इट इज, कोई इशू नहीं हो रहा है उसमें। ये जो पार्टिकुलर क्रोमोसोम था, अब ये क्या करता है, ये एक इसके पूरे के पूरे इस पूरे ब्लैक स्ट्रक्चर को क्या बोल रहे थे हम, साइनैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बोल रहे थे। तो ये जो साइनैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है वो डिसॉल्व कर जाता है, और डिसॉल्व ऐसे करता है कि ये एक्स शेप का स्ट्रक्चर बनाता है। तो हम लोग क्या लिखते हैं डिप्लोटीन फेज में कि द साइनैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स dissolve to form X-shaped structure known as chiasmata। सी यहां पर हर एक टर्म का इंपॉर्टेंस है। जो क्वेश्चन था आपका इस साल वो ये था कि साइनैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स किस पार्टिकुलर फेज में डिसॉल्व होता है, डिप्लोटीन। एक और क्वेश्चन दिया था मियोसिस से कि लैप्टोटीन, पैकेटिन, डिप्लोटीन, जाइगोटीन आपका दे दिया था और उनको मैच करवाना था, तो उसमें काइस्माटा वर्ड यूज हुआ था डिप्लोटीन के लिए। तो काइस्माटा डिप्लोटीन में होता है, पैकेटिन क्रॉसिंग ओवर के लिए यूज होता है। तो जितने ये टर्म्स हैं हम लोगों के, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिनको हमको याद रखना है। तो डिप्लोटीन फेज में क्या होता है, साइनैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व टू फॉर्म एक्स शेप स्ट्रक्चर नोन एज काइस्माटा। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज होता है उसको बोला जाता है सर डाइकाइनेसिस, एंड डाइकाइनेसिस भी मैच द फॉलोइंग में था। और इसके लिए जो टर्म यूज किया गया था वो टर्म आपका सबसे पहला टर्म जो हम लोग लिखते हैं वो है टर्मिनाइजेशन। यहां पर क्या होता है कि हमें पता है जो क्रोमोसोम्स हैं वो स्टिल एक दूसरे से अटैच है, तो ये एक दूसरे से सेपरेट होना स्टार्ट करते हैं। तो टर्मिनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम टेक प्लेस, ठीक है। दूसरा चीज हम यहां पर क्या देखते हैं सर, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर। तो यहां पर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो गायब हो जाता है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, साथ ही साथ क्या, न्यूक्लियोलस एंड अदर सेल ऑर्गेनेली डिसअपियर। इसी के साथ साथ हम क्या देखते हैं हम लोग कि जो हमारा सेंट्रियोल है सर, दिस सेंट्रियोल विल मूव टू अपोजिट एंड। ओके, व्हाट विल सी, द सेंट्रियोल मूव टू अपोजिट एंड। तो अगर हम लोग यहां पर स्ट्रक्चर देखेंगे तो क्या मिलेगा हमको, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर मिलेगा। द सेल सेंट्रियोल, द एस्टर, तो यहां पर लिख लीजिए कहीं पर, यहाँ पर मैं डोनेट कर देता हूँ, आप नीचे में पॉइंट लिख लेना, एस्टर, याद रखना एस्टर यहाँ बन जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ हमारा यहाँ पर क्या है, अभी देखिए यहाँ पर पूरा का पूरा एरिया में अटैच था, यहाँ पर हम क्या देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ टिप पे थोड़ा सा अटैच हो गई। तो ये होता है टर्मिनलाइजेशन। ठीक है, ऑल द फेजेस द जी वैल्यू विल बी ट्वाइस एन
and the C value will be 4C. ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर आगे चलते हैं। हो गया बाबू? यस सर। ओके बाबू, चलिए। अभी देखिए, तो ये था हमारा प्रोफेस। अब हम एंट्री करते हैं किसमें? मेटाफेज में। अभी यहां से जो सारी की सारी चीजें एकदम सिमिलर है, कोई चेंजेस ही नहीं है। मेटाफेज में क्या क्या होता था बताइए? माइटोसिस पढ़ा था ना? मेटाफेज में क्या होता था? क्रोमोसोम बाइंड टू स्पिंडल फाइबर, राइट? स्पिंडल फाइबर से बाइंड करता था कहां पर? एट काइनेटोकोर। कहां पर बाइंड कर गया सर? काइनेटोकोर पे। and are arranged at center known as, क्या बोलते हैं उसको? मेटाफेजिक प्लेट। सेम चीज यहां पर होगा सर जो लास्ट टाइम हुआ था। चलिए डायग्राम में भी देख लेते हैं सर इस चीज को। सर अगर आप डायग्राम देख रहे हैं सर, तो हमको कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। ये रहा सेंट्रियोल, पीछे के इस तरफ भी अटैच होगा। ये इधर अरेंज हो गया। इधर अटैच हो गया। बस सर कुछ तो डिफरेंस आ गया ना। एक लेयर ये वाला क्रोमोसोम बनाएगा सर, एक लेयर तो ये वाला क्रोमोसोम बनाएगा। थोड़ा डिफरेंस है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? टू प्लेट्स आर फॉर्म। तो ओनली डिफरेंस इज इन केस ऑफ माइटोसिस हम लोगों को सिंगल मेटाफेजिक प्लेट देखने को मिलता है। यहां पर हम लोगों का दो मेटाफेजिक प्लेट का फॉर्मेशन देखने को मिलता है सर। एन ऑब्वियस थिंग इज दैट कि हमारे पास आपका कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस दोनों टाइप के स्पिंडल फाइबर होंगे सर। क्लियर है बाबू इतना? अब मेटाफेज के बाद सर कौन सा फेज आता है सर? तो वो तो एनाफेज है सर। सर एनाफेज में हम यहां पर क्या देखेंगे सर? देखते हैं सर। तो अगर हम मेटाफेज में बोले सर, तो क्या सेंट्रोमियर नंबर चेंज हुआ? नहीं हुआ सर। तो 2n लिख देते हैं, C का वैल्यू 4C लिख देते हैं। तो यहां पर हम क्या देखेंगे सर? नेक्स्ट चीज, इट इज होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट। ठीक है, यहां पर सेपरेशन किसका होता है सर? होमोलोगस क्रोमोसोम का होता है सर। तो अगर मैं डायग्राम बनाऊं, तो
कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा सर। Now tell me one thing sir, कि क्या यहां पर हम लोगों का नंबर ऑफ सेंट्रोमियर इंक्रीज हो रहा है? नहीं हो रहा सर, 2 का 2 ही है। तो सर हम क्या लिखेंगे? G वैल्यू इज ट्वाइस n एंड C वैल्यू इज 4C सर स्टिल। तो एनाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होता है, सो नो इंक्रीज इन क्रोमोसोम नंबर। तो क्रोमोसोम नंबर में कोई भी इंक्रीज नहीं होगा सर। एपीसी का फॉर्मेशन किस लिए था? सिस्टर क्रोमाटिड्स का सेपरेशन के लिए। क्या यहां पर सिस्टर क्रोमाटिड सेपरेट हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो यहां पर एपीसी का फॉर्मेशन होगा क्या? एपीसी इज नॉट फॉर्म्ड। इज इट क्लियर बाबू? एनाफेज समझ में आ रहा है? बच्चों लोग क्लियर है? एनाफेज डिफरेंस समझ में आया? वहां सिस्टर क्रोमाटिड सेपरेट होता था, यहां होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो रहा है। क्रोमाटिड सेंट्रोमियर का नंबर चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए जी वैल्यू स्टिल सेम है। क्लियर बाबू? यस सर। चलिए नेक्स्ट फेज में चलते हैं सर। नेक्स्ट फेज का नाम है टेलोफेज। नाउ टेलोफेज को ऑब्जर्व करेंगे सर। टेलोफेज 1 देखेंगे, कुछ नहीं है सर, सेम चीज जो माइटोसिस में हुआ सर, एग्जैक्टली सेम चीज। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आएगा, सेल ऑर्गेनेलीज वापस आएंगे, ठीक है। सेंट्रियोल अपनी जगह पे रहेगा, स्पिंडल फाइबर गायब हो जाएंगे। ये रहा सेंट्रियोल, ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या होने वाला है सर? तो नेक्स्ट चीज सिंपल सा है सर, जो क्रोमोसोम था आपका वो डीकंडेंस होकर क्रोमाटिन में बन जाता है सर, ठीक है। इधर भी देख लेते हैं। एंड सर हम लोग जो G वैल्यू है और C वैल्यू है उसको सेम ही लिखेंगे। G वैल्यू 2n रहेगा सर एंड C वैल्यू 4C रहेगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे सर? तो वी विल राइट डाउन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस and other cell organelle reappear. ठीक है। दूसरा चीज, क्रोमोसोम डीकंडेंस to form chromatin, ठीक है बाबू। सो दिस इज योर टेलोफेज 1। स्क्रीनशॉट लीजिए। आई थिंक विल टेक एक्स्ट्रा 10 मिनट्स क्लास, म्योसिस कंप्लीट कर लेंगे आप, तो इसको फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। एक मिनट। गया वो? यस सर। देखिए अभी आगे चलते हैं सर। यस सर।
टेलोफेज 1 के बाद चलते हैं सर। हमारा टेलोफेज 1 के बाद क्या आएगा? साइटोकाइनेसिस 1 आएगा सर। साइटोकाइनेसिस के बारे में तो पढ़ ही चुके हैं कि प्लांट में कैसे होता है, एनिमल में कैसे होता है। तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ दिखा देते हैं कि साइटोकाइनेसिस में क्या होगा। हम लोगों का 2 डिफरेंट सेल्स बनेंगे सर। सर हाँ सर बोलिए। टेलोफेज में जो क्रोमेटिन है उसमें क्या सिर्फ एक क्रोमेटिन में क्रॉसिंग ओवर होगा? हाँ, एक ही में होता है हमेशा। एक क्रोमोसोम का सिर्फ एक ही क्रोमेटिन क्रॉसिंग ओवर कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो अपोजिट साइड में होता है ना सर। साइनेप्सिस तो एक ही साइड से होगा। तो एज अ रिजल्ट व्हाट विल गेट 2 डिफरेंट सेल्स। ठीक है, हमको 2 डिफरेंट सेल्स का प्रेजेंस देखने को मिलेगा। अभी देखिए सर, दोनों के सेल्स को अगर हम देखें तो इसमें एक सिंगल टाइप का क्रोमोसोम है, इसमें एक सिंगल टाइप का क्रोमोसोम है। ठीक है, 2 डिफरेंट टाइप के नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर जी वैल्यू क्या लिखते हैं सर? n लिखते हैं। और सी वैल्यू क्या लिखते हैं? ट्वाइस सी लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर जी वैल्यू क्या है? n है। सी वैल्यू क्या है? ट्वाइस सी है। नाउ दिस इज नॉट पॉसिबल। हमने क्वेश्चन पूछा भी था कि मियोसिस 2 क्यों होता है। वो इसलिए होता है कि सर आपका अगर एक सेल का जी वैल्यू हैप्लॉइड है, जो अल्टीमेटली एक सेल बने, अगर उसका जी वैल्यू आपका हैप्लॉइड है तो सी वैल्यू भी आपका हैप्लॉइड मतलब सी होना चाहिए, 2C नहीं होना चाहिए। दैट्स व्हाई अ सेल अंडरगो मियोसिस 2। ना मियोसिस 2 कराना चाहते हैं हम, और प्रॉब्लम क्या, अगर इफ यू सी द नंबर ऑफ सेंट्रोमियर हियर, हाउ मेनी सेंट्रोमियर डू वी हैव? सिंगल सेंट्रोमियर। सिंगल सेंट्रोमियर से दोनों साइड से तो आप क्रोमोसोम्स को नहीं खींच सकते। क्लियर? तो अगर आप ये नहीं कर सकते, दोनों साइड से आप क्रोमोसोम को नहीं खींच सकते, तो ऑब्वियसली यू नीड टू मेक 1 मोर सेंट्रोमियर। ठीक है, तो वो कहां होता है? तो दैट टेक प्लेस इन केस ऑफ इंटरकाइनेसिस। सो दैट्स व्हाई इंटरकाइनेसिस इज प्रेजेंट। तो दिस इज आवर साइटोकाइनेसिस 1। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं एज G value is n, but C value is twice C. Therefore, the cell undergo meiosis 2. Now, the next phase which we have is known as interkinesis. Now, interkinesis deals with only one thing. Its main motto is to prepare cell for the next division in terms of energy, in terms of tubulin protein, in terms of spindle fiber. Okay, but the main thing is that you should have a centriole duplication. So there will be a centriole duplication in the case of interkinesis. Okay, so there will be a centriole duplication. Obviously, ATP and tubulin protein are synthesized, but there will be no DNA replication. That is the main important thing. Don't think there will be a DNA replication, because DNA is the main problem for us. It's already excess. So that's why there will be no DNA replication. Now, after interkinesis, where are we gonna go? We're gonna enter in prophase 2. So we're gonna enter prophase 2 here, and what we are seeing in prophase 2 is we have a cell here in which there will be 2 centrioles which must be present on the opposite ends, because it's prophase ending. Okay, there will be a chromosome which will be condensed here. Okay, Sir, in prophase there will be 2 cells, no? Babu? So in prophase 2, there will be 2 cells. There will be 2 different cells which will be going. One will be this, one will be this. So we are just going with one cell. We are not going to draw both the cells. We'll just go for one cell, because it will be same thing will be going in another cell also. Okay, sir. Okay, so we have to write the same things. Chromatin, condense,
into chromosome. Okay, I'm not gonna write this thing, nuclear membrane, nucleolus and other cell organelle disappear. Please, you can fill it later because it will just take time for me and it will waste your time also. Next thing, centriole, fill it, move to opposite end. Next thing, ester formation. So these are the activity which will be taking place in case of your prophase 2. Now take a screenshot. Tell me when is that? Done, sir. Okay. So this is prophase 2. Now everything will be same like your mitosis. Nothing will be different. Next thing is what? Metaphase. Now metaphase, what will happen? Let us check it out. See, we will not write everything. Metaphase 2. We'll just see the diagram. Whatever changes we will see and what is important to remember, we'll write it here. Same story I will not write. The chromosome will bind to the spindle fiber and will be arranged at the center. Now when it is arranged at the center and if you see to this particular chromosome, what you will see, the difference between the metaphase 1 and metaphase 2 is there will be only a single metaphasic plate. इसके केस में हम लोगों को क्या मिलेगा? एक सिंगल मेटाफेजिक प्लेट देखने को मिलेगा सर। और वहां पर कितना था? 2 डिफरेंट मेटाफेजिक प्लेट था। तो हम लोग क्या लिखेंगे? सिंगल मेटाफेजिक प्लेट। ठीक है, नेक्स्ट चीज पे चलते हैं सर। आफ्टर मेटाफेज हम लोग क्या देखेंगे सर? So after metaphase, the next phase will be anaphase 2. Now this is important, sir, because here everything will be done. So if you see this particular stage, what you need to do is you have to see one thing. Okay, this time there will be, one second, what is the problem with this? So if this time we are looking at the cell, what happens here is the centriole, if we see, they are attached to a chromosome, single chromosome. So this time the separation will be of sister chromatid. So what we will write? Sister chromatid separate. And you know, when sister chromatid separate, what do you need? Which complex do you need, sir? Sir, APC. Good. So we'll write down APC is formed. And sir, when single chromatid, sister chromatid separates, sir, what happens? Does the centromere number doubles? Yes, sir. Obviously, it do double, sir. So what we'll say? Is the G value gonna double? Yes, sir. Obviously, it's gonna double, right? Yes, sir. So we will say the G value will become twice N and the C value will be twice C. Now obviously you can divide into N and C. So we will write down chromosome number doubles. Is it clear, बाबू? ठीक है, तो एनाफेज में हम लोग का क्या होता है? क्रोमोसोम नंबर डबल हो जाता है सर। उसके बाद में आएगा टेलोफेज सर। टेलोफेज में क्या देखेंगे, देख लेते हैं सर। सेम चीजें आएंगी। ओके, सॉरी, यू कांट यूज दिस कलर। तो अब हम लोग क्या देखेंगे कि हम लोगों का यहाँ पर क्या होगा? सेम स्टोरी, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन will reappear. There will be centrioles on the opposite end, sir. There will be a centriole on this end, sir. Now what happens? One chromatin will be here and one chromatin will be here. And if you look at these chromatins,
one will be having showing you the crossing over. So the same story is in case of telophase, sir. No change is there, so I'm not writing it up. You can write it up. Okay, same story, whatever you have written in telophase 1, same story you can put it here. The G value will be twice N, sir, and the C value will be twice C, sir. Okay. And now what we'll see the last phase here, sir. So the last phase which we have here is your cytokinesis 2, sir. Now what happens in cytokinesis 2 is that we are gonna get 4 haploid cells. What we're gonna get is, we are gonna get 4 haploid cells. So this is one haploid cell, this is another haploid cell, this is another haploid cell, this is another haploid cell. This is the nucleus, this is the nucleus, this is the nucleus, and this is the nucleus. In this we have this, this, there you have the 4 cells. What we are getting here is, sir, we are getting 4 haploid cells after your meiosis 2. 4 haploid cell, and this 4 all haploid cell, what we see is, in case of all the 4 haploid cell, the G value is N and C value is C, which make it stable. So this is meiosis.